चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्वांट लेकर अगर चलें क्यूए को, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है एलजेब्रा। सर एलजेब्रा सबसे पहला टॉपिक है। हम तो रेशो समझते हैं या कोई और पर्टिकुलर चैप्टर समझते हैं। तो डियर, मैं पूरे एलजेब्रा की बात नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ पार्शियली एलजेब्रा। सर पार्शियली एलजेब्रा क्या रहेगा? जैसे कि इसमें सबसे पहला पार्ट आपका आता है इक्वेशंस। हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन, क्योंकि आप आगे जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स, उसके अंदर अर्थमेटिक के अंदर इक्वेशंस बनेंगी कहीं ना कहीं। टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल या वन वेरिएबल, या आपके पास क्या नाम है क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशंस तो फॉर्मेशन बनना ही है। तो ये जो फॉर्मेशन है, इसको सीखने के लिए हमें कहीं ना कहीं पार्शियली अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे अलजेब्रा में हमने सीखना क्या क्या है। ठीक है, अलजेब्रा का प्रॉपर ओवरऑल दिखाया जाए तो हमने अभी क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। अलजेब्रा जो है मिक्स रहता है आपका। क्या सबसे पहले यू शुड नो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये क्या होता है। दूसरा, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, जो आपके कैट का फेवरेट टॉपिक है। इनइक्वालिटी क्या रहती है, मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, फंक्शंस एंड ग्राफ बनता है, लॉगरिथम है, प्रोग्रेशन सीरीजेज है, ठीक है, मिसलेनियस एंड पीवाईक्यूज है। मतलब इन सबको मिलकर आपका अलजेब्रा भी बनता है। तो सर अभी हमें क्या काम करना है, मतलब अभी हम कितना पढ़ेंगे? तो अभी हमें ये जो चीज है, ये सिर्फ दो चीजें लेके पढ़नी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट पार्ट भी पढ़ सकते हो, उसके बाद अर्थमेटिक स्टार्ट कर लो, और सेकंड पार्ट से इनइक्वालिटी, मॉडुलस, फंक्शंस और ये स्टार्ट कर लो। आप पहले ये तीन पार्ट भी पढ़ सकते हो और उसके बाद आप अर्थमेटिक स्टार्ट कर लो तो भी काम चल जाएगा। मतलब सेकंड हाफ में ये वाले सेकंड हाफ के लिए होते हैं। जब आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए तो फंक्शंस, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन सीरीज, मिसलेनियस, पीवाईक्यूज आप सेकंड पार्ट में लेके चलिए। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आप तीन, शुरू के तीन भी पढ़ सकते हो, आप शुरू फर्स्ट वाला भी पढ़ सकते हो, उसके बाद आप अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम भी यही काम करेंगे, देखते हैं कितना कैसे कंफर्टेबल चीजें रहती हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये होता क्या है। बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका? एक तो नंबर्स उसमें होंगे, बिल्कुल आपने कहा ठीक है सर, नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा। आपके पास वेरिएबल्स होंगे और आपके पास ऑपरेटर्स होंगे, यानी प्लस माइनस है विद एन इक्वल साइन, विदाउट एन इक्वल साइन। विदाउट एन इक्वल साइन का मतलब क्या है, पहले मैं समझाता हूं। और क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, क्या बात करी जाए। अगर जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2x और प्लस यहां पर लिखा है 3y, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कह रहा हूं, ये सिंपल सा है, और यहां पर लिखा है विदाउट एनी इक्वल साइन और कोई इक्वल साइन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है कि वेरिएबल और उसके साथ जो भी नंबर है उनका। ठीक है। तो ऐसी चीज को बोला जाता है एक्सप्रेशन। इसका नाम होता है एक्सप्रेशन। इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नहीं कहते हैं। पॉइंट नंबर वन, कि ये हमारा सिर्फ कहलाता है क्या है, एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स। ठीक है। एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या है, ये प्लस माइनस वाला। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स, अगर इस चीज को आप समझो, ये वेरिएबल्स हैं, ये हमारे हो गए हैं नंबर्स, और ऑपरेटर्स हमारे होते हैं प्लस माइनस का बीच में साइन, विदाउट एन इक्वल साइन, और उसमें कोई इक्वल साइन नहीं होना चाहिए। तो हमने समझ में आ गया सर, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। देन व्हाट नेक्स्ट? अब जैसे कि मैंने आपको ये समझाया कि इसके अंदर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। अब कहानी आपने एक्सप्रेशन में समझ ली है, आगे बढ़ते हैं कि एक्सप्रेशन में अब क्या क्या चीजें रहती है। फर्स्ट पार्ट रहता है कि क्या आपको एक्सप्रेशन को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाइड करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो अभी हम काम कर रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि आप जब अर्थमेटिक पढ़ोगे तो अर्थमेटिक पढ़ते समय ऑब्वियस सी बात है आपके एक्सप्रेशन नहीं बनेंगे, इक्वेशंस बन जाती हैं, आप पढ़ते हो लैंग्वेज से बनती है। तो वही चीज पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें भी ये चीज पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें आना चाहिए एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का आना चाहिए, सिंपल सा है। इक्वेशन आपकी कैसे ही बने, आपने कहा ठीक है इसको कोशिश करते हैं और उसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे ही बनेगा। सिंपल सी चीज है, जब भी आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड करने वाले जो सेम वेरिएबल के हैं उन्हीं को देखते हैं। जैसे कि अगर यहां आपको दिख रहा है एक्स वाला है, मैं बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच लेके चल रहा हूँ, फ्रॉम द बेसिक। कि अगर किसी को ये बोल रहे कि सर मुझे प्लस माइनस भी नहीं आता, मैं वहां से लेके चल रहा हूँ और एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। कैट इवन आपके 25 के क्वेश्चन, 24 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन सारे कवर अप करते हुए चलेंगे जो आ रखे हैं। और आप उस टाइम पे बहुत कंफर्टेबल जोन में होंगे कि नहीं, ये सारी बेसिक्स मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका बेसिक्स नहीं बना होता, तो उनके लिए भी मुझे बेसिक्स सिंपल से बताना पड़ रहा है। क्योंकि आप में से कई जने ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स क्लियर होगा, बट कई होगा ऐसा भी होगा नहीं होगा। तो हर तरीके के स्टूडेंट को लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप एडिशन कर रहे हैं किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कि सेम वेरिएबल अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपने यहां पर काम क्या करना है कि सेम वेरिएबल वालों को साथ रखना है। तो आपके पास सिंपल आ गया, जैसे 4x है, ये 5x है, और यहां पर है -2x। ये सिंपल सा हो गया। 9 - 2 इज हाउ मच, 7x। तो x की कहानी कंप्लीट होती है।
अब हम सेकंड वे में लेके चलते हैं, कौन है वाई। वाई को अगर यहां देखो आपको दिख रहा है +3y, यहां वाई को देखो -y। अब अगर वाई को देखोगे डील करोगे तो 3y -y और प्लस आपके पास है 4y, यहां से आपने करा। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, ये आप करेंगे तो ये प्लस आपके पास कितना आ गया 6y, तो y की डील भी आ गई 6y। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड वाले में अगर आप देखो तो थर्ड में आपको क्या दे रखा है z। एक ये z है, एक ये वाला z है, और ये z जब भी प्लस माइनस कर रहे हो तो सेम सेम जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको डील करते हैं साथ में। अगर आप इधर से देखो तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा माइनस, आपको दिख रहा है 2z और दूसरा दिख रहा है +6y। ठीक है, और माइनस आपके पास यहां पर दिख रहा है एक z, अगर ये आपके पास है। तो यहां से अगर करें तो प्लस आपके पास कितना आ गया, यहां पर z आना था, यहां पर आपका आ गया कितना z, 3z आपके पास बनकर आ गया। तो ये सिंपल सा है, आप इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती। उन्होंने कहा सर ठीक है, ये पॉइंट मेरे को क्लियर हो गया। उन्होंने कहा आगे चलते हैं, फिर आगे क्या है। आगे होता है डियर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या बिल्कुल अलग है क्या, मतलब ऐसा पॉइंट जो हमें नहीं पता इसमें, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी आपके लिए काफी इजी है, ठीक है, बस साइंस का ध्यान रखना है कि साइन हमारे गड़बड़ ना हो। बाकी सब्ट्रैक्शन भी हमारे लिए इजी पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब जैसे इसको देखोगे तो ये तो सिंपल है, 6x है प्लस उसने का 4xy आपको दिखाई दे रहा है माइनस। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 5, और माइनस साइन है तो ये सब माइनस अंदर ओपन में हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 5xy। ठीक है, -y, और यहां पर प्लस आपके पास आ गया 7। अब क्या काम करना है, जिनके कोफिशिएंट सेम है उनको एक साथ लिखिए, और जिनके अलग है उन्हें अलग। जैसे 6xy है, 6x स्क्वायर है, और यहां पर आपके पास क्या दे रखा है -2y, 2x स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन गया 4x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का काम खत्म। अब आता है xy, यहां पर 4xy है और यहां पर है 5xy, दोनों ऐड होंगे, प्लस यहां पर कितना बन गया 9xy, ये भी हो गया। अब y के पास पहुंचे, y है इधर है माइनस का और इधर आपके पास है माइनस का, तो माइनस आपके पास 4y स्क्वायर हो गया। अब इधर है कांस्टेंट नंबर 5 और इधर है 7, तो आपने यहां से भी करा 12, और ये आपके पास माइनस हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन भी इजी सा था, कुछ मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत डिफिकल्ट सा होगी सर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल इजी सा है, सबको समझ में आता है। ठीक है, अब आती है मल्टीप्लिकेशन की कहानी, कि आपने कहा सर मल्टीप्लाइड भी है, तो मल्टीप्लाइड भी देख लेते हैं। इजी सा फंडा है मल्टीप्लाइड का, ऐसा नहीं है कि टिपिकल है। मल्टीप्लाइड के अंदर क्या रहता है कि कई बार ऐसा रहता है कि आप इस कंपोनेंट को इससे मल्टीप्लाइड करते हो, फिर इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन चलती है, इससे इसकी मल्टीप्लाइड चलती है, और इससे इसकी मल्टीप्लाइड, तो आप सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2x को x से करा तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 2 से इसको करा तो -4 2 सा 8xy आ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। 3 से x का करा तो यहां पर आपके पास +3xy आ गया। ठीक है, और यहां से करा तो -12y स्क्वायर आ गया, ये आ गया। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं तो इन्हें साथ कर दो, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, और यहां से -5xy हो गया, और -12y स्क्वायर हो गया, और ये हमारा जो है मल्टीप्लाइड भी हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। आपने कहा ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों को, जब चलता है डिवीजन, यहां पर जरूर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि सर डिवीजन कभी कभी मुश्किल में आ जाते हैं हम, क्योंकि हमें डिवीजन भी आना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन भी कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि डिवीजन हमसे नहीं होगा, बिल्कुल डिवीजन भी आपसे बनेगा। ठीक है, डिवीजन को भी देखते हैं। डिवीजन आपके पास है कि x + 2 है, और यहां पर हमें डिवाइड करना है किसको, 4x स्क्वायर प्लस यहां पर आपके पास है 3x + 2, ये डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा इसको भी समझते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो मुझे एग्जैक्टली 4x स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर ही चाहिए, 4x स्क्वायर ही चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो x है, कांस्टेंट को छोड़ दो, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाइड करूं, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाइड करूं कि 4x स्क्वायर ही आए यहां पर। अब आप लॉजिक सोचो, एक x तो है, किससे करेंगे, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इसको करेंगे आप किससे, x 4x से। किससे करेंगे, 4x से। जैसे आप इसे 4x से करोगे तो यहां कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब आता है कि सेकंड टर्म से भी इसकी मल्टीप्लाइड होगी, क्योंकि ये सिर्फ खाली x से नहीं होगा, दूसरे से भी होगा। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 8x आ गया। आपने कहा ठीक है, अब क्या करना है, अब साइन चेंज करने हैं नीचे वालों के, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, साइन चेंज करेंगे तभी तो कैंसिल होगा। तो आपने कहा ठीक है, तो जहां इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां बन गया आपका -5x + 2। अब मुझे एग्जैक्टली यहां पर -5x ही चाहिए, तो यहां पर क्या करा जाए, जब मैं यहां पर -5 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो करके आएगा यहां पर 5x, तो यहां पर आ गया 5x, और 5 से फिर 2 की भी मल्टीप्लाइड होगी तो माइनस यहां से आ गया 10, तो ये करा। अब क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास बन गया 12। तो डिवीजन में जनरली आप इस तरीके से करते हो, ये आपने बचपन से सीखा इस तरीके से। मतलब हमें काम क्या करना होता है कि बिल्कुल सेम बनाना होता है, इसलिए क्वेश्चन में हम डालते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा डिवीजर हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब जब बात रिमाइंडर की चली है, तो डियर इसमें रिमाइंडर पे भी क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम के अंदर, इसमें आपका रिमाइंडर पे क्वेश्चन बनकर आएगा। उनने कहा सर कैसा बनकर आएगा, बिल्कुल चेक करते हैं। देखो क्या है, अब इसमें क्या है कि बच्चा जो है लॉन्ग तरीके से लेके चला जाता है इसको, अगर उसको बात समझ में नहीं आती। जैसे कि अब आता है आपका रिमाइंडर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आप ये बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसमें बच्चा रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करता है कि आप यहां पर x+3 अगर आपको दे रखा है, तो आप क्या करने लग जाते हो, डिवाइड करने लग जाते हैं। ठीक है, x+3 दे रखा है, हम क्या करने लग जाते हैं, डिवाइड। किससे, 3x³ +8x² और -6x+1। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो पूरा डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमें पूरा रिक्वायरमेंट नहीं है डिवाइड करने की। ठीक है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, इसकी ट्रिक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपको पूरा डिवाइड करना है, पर अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछ रहा है तो डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास है 3x³ प्लस आपके पास दे रखा है 8x² माइनस आपके पास है 3x+1, ये दे रखा है, और आपको डिवाइड किससे करना है, x+3 से, ये करना है। ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। आपने क्या करना है कि जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू एक बार जीरो के रखो आप। x+3 को इक्वल टू रखो जीरो के, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3। आपने कहा ठीक है। अब आप इस -3 को ना डियर, इस -3 को इस यहां पुट कर दो आप, इनमें पुट कर दो ये वाली जगहों पर, ये वाले पर, तो आपको यहां दिखेगा 3, और यहां -3 का आपको क्या दिखा, क्यूब। प्लस यहां पर आपको दिखेगा क्या, 8, और यहां पर -3 का क्या दिखा, स्क्वायर। माइनस यहां पर 6, और यहां पर आपको दिखेगा -3, और यहां पर +1। बस ये पुट करना है, एंड यू विल गेट द रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर निकालना कितना आसान है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू जीरो के रखो, जो नंबर आएगा चाहे प्लस माइनस हो उसे एक्स की वैल्यू में पुट कर दो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिविडेंड में रख दो आप, बात खत्म। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, -81 आ गया। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहां से आपने करा कितना आ जाएगा, अब अगर आपके पास ये 8 दे रखा है, तो ये 9 8 ये कितना हो गया, 72 हो गया। यहां से करा तो प्लस आपके पास कितना हो गया, 18, और ये हो गया प्लस। अगर इसको करा 90, 90 -81 इज 9, 9+1 इज 10। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा डियर वो आएगा 10। तो आगे नंबर सिस्टम में भी ध्यान रखना कि अगर मुझे कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकालना ही है, तो मैं पूरा डिवाइड नहीं करूंगा। डिवाइड करके तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसे इक्वल टू जीरो के रख के, और जो नंबर आउटकम आएगा उसको अपने डिविजन में वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा, इसमें कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है। अब जैसे कि आपके पास है एक ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ डिविडेंड, आपसे कह रखा है कि नंबर है 2x³ -3x² +7x +6 इज डिवाइडेड बाई 2x+1, फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके मुझे दिखाओगे कि इसको कैसे करना है और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आप लोग करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहां से अगर आप देखोगे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आपको किसके इक्वल रखना है, जीरो के रखना है। वहां से x की वैल्यू निकालनी है -1/2, और इसको कहां पुट करना है, इसको यहां पुट करना है, दैट्स इट। और जो आपका नंबर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। आपने बताना है कि क्या आंसर आ रहा है, या आपका है, आप इसको कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, ट्राई कर लो आप इसको। ठीक है, ये एक आपका बनता है, क्योंकि इतना टिपिकल नहीं है कि इसको दोबारा चीज ये करी जाए। ठीक है, अच्छा आपने क्या क्या चीज पढ़ ली। मैंने सर एक्सप्रेशन के बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लाइड पढ़ा, डिवाइड पढ़ा, रिमाइंडर पढ़ा। अब क्या आता है, अब आता है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो कल के दिन अगर आपसे ये पूछता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए, अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, इसका मुझे निकालना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब एलसीएम क्या आएगा, और वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये समझते हैं कैसे करना होता है। अब आप पहले तो ये समझो, क्या मेरे बेसिक्स क्लियर हैं। सबसे पहले जब भी मेरे पास सपोज एक नंबर है ए, और वो आपको दे रखा है 22x, और यहां पर है आपके पास x+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा है मेरे पास बी, बी दूसरा है, और यहां पर मुझे दे रखा है 36x², और यहां पर है 2x ये स्क्वायर, और प्लस यहां पर है 3x+1। पॉइंट नंबर वन समझिए। ठीक है, अगर मुझे कभी एचसीएफ निकालना होता है, किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया है सर। अब आप लॉजिकली सोचो कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है 16 और एक नंबर है मेरे पास, कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि नंबर है 4, आपने कहा 4। ठीक है, अब मुझे अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैं काम क्या करूंगा, मैं इनके फैक्टर्स करूंगा। ध्यान रखना एचसीएफ में वर्ड फैक्टर यूज होता है, तो आपको फैक्टर्स करने होते हैं। फैक्टर कैसे, जैसे बना किससे, जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, दिस इज कॉल योर प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर दिया। 4 का क्या करा, 2 × 2। अब ध्यान रखना एचसीएफ लिखते समय ×1 और ×1 भी जरूर करा करिए। अब अगर मुझे 16 और 4 का एचसीएफ निकालना ही है तो मैं ये देखूंगा कि कॉमन क्या है इनके बीच में, कॉमन कौन है, बस ये चेक करना है। तो आपने कॉमन देखा इसमें कौन कौन है, तो 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, ये हमारा हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कुछ नहीं करना है, होता है फैक्टर्स बनाए और आपने सीधा सीधा उसमें क्या कर दिया, कॉमन देख लिया, दैट इज कॉल योर एचसीएफ। ये आपने काम कर लिया। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरी क्या बात है इसमें, ये चीज समझते हैं क्या इसमें और कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं एलसीएम लेकर बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको ये करूं। अब एक तो ये हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी कभी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हमें कॉमन ढूंढना है, उनके बीच में कॉमन क्या है। ये फॉर्मेट आपको एक x+1 और एक फॉर्मेट ये दिखाई दे रहा है, ये चीज अगर ये फॉर्मेट दिख रहा है ना, इनको पहले आप क्या करो कि एस दोनों को सेम फॉर्मेट में लेकर आओ। सेम फॉर्मेट का मतलब क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जैसे कि लिखा है 2x² है और प्लस यहां पर 3x है और +1 है, तो ये वाला फॉर्मेट शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो मुझे इस लॉन्ग को भी शॉर्ट बनाना है। शॉर्ट बनाना है मतलब मेरे को कोशिश करना है x+1 आ जाए। अब x+1 कब आएगा, मैंने एक काम करा, ये जो 3x दिखाई दे रहा है ना, इसको ब्रेक कर दिया किसमें, 2x+x में, और +1 देखो यहां मेरा x+1 दिखाई दे रहा है, आपने कहा हाँ, इसलिए मैंने तोड़ा ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है उसमें, क्योंकि एचसीएफ का काम क्या होता है, इस छोटे से छोटे फैक्टर्स में तोड़ना। तो ये जो है ये फैक्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर इस तरीके से बनाया हमने कहा ठीक है, 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लिया तो बचा कितना, x+1, और यहां से क्या ले लिया, +1 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, x+1। अगर आप इसको देखो तो ये बना आपका 2x+1 और इधर बना आपका x+1, तो ये बन गया आपके पास। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आपने कहा ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एचसीएफ निकालना है ए और बी का, तो दोनों को साथ ओपन कर लेते हैं। देखो ए कैसे में दिखेगा आपको, ए दिखेगा 2 × 11 और ×x, आपने कहा ठीक है, और इंटू आपके पास दिख रहा है x+1 का होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाइड हो रहा होगा x+1, आपने कहा ये ठीक है। हो गए फैक्टर्स, आपने कहा ठीक है, बी के भी फैक्टर कर देते हैं। अच्छा 36 है, 36 मतलब होता है 4 9 जा, तो 4 कैसे बनता है, 2 × 2 = 4। 9 कैसे बनेगा, 3 × 3, और लास्ट में एक क्या है, एक्स, और एक और एक्स आएगा, तो 2x आ गए, हमने ओपन कर दिया 36 को। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x+1, और यहां पर आ गया x+1। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इनमें कॉमन सर्च करना है कि कॉमन क्या है। सर कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिखाई दे रहा है, आपने कहा एक मुझे दिखाई दे रहा है x, एक x दिखाई दे रहा है, आपने कहा हाँ, और एक क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है x+1 दिखाई दे रहा है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो यहां से इसका अगर एचसीएफ देखोगे तो एचसीएफ का मतलब ही इनके बीच में कॉमन कौन कौन है, एक तो 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, x+1, तो ये डियर इसका हो गया क्या, एचसीएफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये नॉर्मल एचसीएफ एलसीएम तो आपको आता है, बट ये वाले जो एक्सप्रेशंस वाले होते हैं ये बच्चों को टिपिकल लगते हैं कि सर ये हमने नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे मैंने किया है इसमें आपने। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है, अगर नहीं आ रही होंगी तो आप इसमें बता भी सकते हो। अब आते हैं एलसीएम पर। एचसीएफ हमें समझ में आया, इसको हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ना इसको एक्सपेंड करके थोड़ा खोल कर ओपन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब लाते हैं हम किस पर, अब आते हैं हम एलसीएम पर, कि सर एलसीएम क्या चीज होती है। एलसीएम आपका क्या हुआ, आपने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है पहले इसको समझिए, ठीक है, तब जाकर बात समझ में आएगी इसमें क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास कोई ए है, आपने कहा ठीक है, अब इसके ना मैंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले, जैसे कि आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे आ रहा है, और ×5 और ×1 ऐसा कुछ कोई नंबर है मैंने लिखा है। वैसे बी के भी मैंने फैक्टर करे तो वो आ रहा है मेरा 2 × 2 × 2 × 2 और ×3 और ×5 × 5 × 1 ऐसा आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। और एक और आ रहा है यहां पर कि आपका आ रहा है 2 × 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ऐसा आ रहा है। आपने कहा ठीक है। एक चीज देखो, जब ये ऐसा कभी हो आपको एलसीएम निकालना है। आप क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। आप ना जब इसको लिख रहे हो तो पावर के फॉर्म में लिख लो। एलसीएम लेते समय आप क्या करो, पावर के फॉर्म में। जैसे ए का क्या आ जाएगा, 2 3 टाइम्स है, आपने कहा हाँ। 3 कितने हैं, 2 टाइम्स है, आपने कहा ये भी ठीक है। 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। और 1 कितना है, 1 टाइम, आपने कहा ठीक है। बी कितना है दिख रहा है, 2 दिख रहा है आपको कितना, 4 टाइम्स। और आपको यहां पर दिख रहा है कितना, 3 दिख रहा है 1 टाइम। और 5 दिख रहा है आपको 2 टाइम। और 1 दिख रहा है 1 टाइम। सी कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है 2 दिख रहा है 2 टाइम्स। 3 दिख रहा है आपको 2 टाइम्स। 5 दिख रहा है 1 टाइम। और 7 दिख रहा है 1 टाइम। और 1 दिख रहा है 1। अब सर इसका एलसीएम क्या हो? देखो अब ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। एलसीएम का मतलब आपके पास है कि इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी आपको दिखाई दे रही है। मैक्सिमम पावर, कोई बताएगा इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? 2 में मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? अगर एलसीएम निकालना है तो आप ये देखोगे कि सर मैक्सिमम पावर दिख रही है 4, तो ये तो 4 हो गया। आपने कहा इसका काम खत्म। अब 3 वाले में देखो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, तो आपने कहा सर 2, तो यहां पर हो गया 3 की पावर 2। फिर आपने कहा मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है 5 में, तो वो दिखाई दे रही है 2, तो वो भी ले लिया। ठीक है, अब जो है, अब अगर आप देखो तो 1 1 1 दिख रहा है, तो 1 रहेगा। और फिर जितने बचते हैं, जो अकेले हैं, जो कोई बाकी को में कॉमन नहीं है, उसको भी आप लिख देते हो। उसको भी लिख देते हो, मतलब एक तो हाईएस्ट पावर वाले लिखते हैं जो कॉमन है। और अगर कॉमन नहीं है, सपोज यहां पर 9 होता, 9 नहीं, ये 13 होता। और यहां पर होता 11, ऐसा होता सपोज। ये जैसे 7 यहाँ है, यहाँ 11 है। तो पहले हमने कॉमन वाले लिख लिया, आपने कहा उसके बाद जितने बच रहे हैं लेफ्ट हैं, जो मतलब कॉमन नहीं है, उनको भी लिख लो। तो जो 11 भी आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाता है, 30। तो इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर और इनटू बचे हुए। मतलब एक सिंपल सा फंडा है, फैक्टराइज करो मैक्सिमम पावर इनटू बचे हुए। बस सीधी सी बात है, मैक्सिमम पावर इनटू बचे हुए। आपने कहा ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, मैक्सिमम पावर इनटू बचे हुए का कॉन्सेप्ट यूज करा, और ये हमारा यहां पर बन जाएगा। अब ऐसा है, ये आपने कहानी यहां पर सीख ली है, मैक्सिमम पावर इनटू बचे हुए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमें ये वाला जो एलसीएम है, ये अभी नंबर सिस्टम में आप और अच्छे से पढ़ोगे। मैं तो खाली आपको एल्जेब्रिक वाले में लगाना सिखा रहा हूँ, एक्सप्रेशंस में बस। क्योंकि अभी तो कोर में पढ़ोगे आप एचसीएफ एलसीएम, खाली ये इतना सा नहीं पढ़ना। मैं इसमें शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा, इसके क्वेश्चंस में एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, वो लॉजिक सीखोगे, शॉर्टकट सीखोगे, वो अलग चीज है। अभी तो और सीखना है डेप्थ में। तो आपने कहा ठीक है, यहां से अगर ए को देखो तो ए क्या दिख रहा है, हमने यहाँ फैक्टर्स तो कर ही दिए। सर 2 की पावर 1 ही दिखाई दे रहा है, एक 11 की पावर 1 है, और एक x की पावर 1 ही है। और एक मुझे दिखाई दे रहा है x+1 की पावर स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। बी की वैल्यू क्या दिख रही है, सर 2 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, 3 की पावर आपको 2 दिखाई दे रहा है। और आपको x की पावर भी 2 दिखाई दे रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है x+1, ये दिख रहा है जिसकी पावर 1 है। और एक दिख रहा है 2x+1 दिख रहा है। आपने कहा ठीक है। अब मेरा काम है एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने का फंडा बिल्कुल बढ़िया है, जो कॉमन है उसमें मैक्सिमम पावर, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। आपने कहा ठीक है। और जैसे कि यहां पर आप देखो कॉमन क्या है, तो यहां पर कॉमन मैक्सिमम क्या है, यहां पर एक्स कितना आ जाएगा 2। आपने कहा ये भी ठीक है। और इधर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कि ये दिख रहा है कॉमन, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, आपने कहा सर x+1 की पावर 2, ये भी हो गया। अब जो है कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको डायरेक्ट लिख दो। कौन कौन नहीं है, जैसे 11 है, जैसे कि 3 का स्क्वायर है, और जैसे कि आपके पास 2x+1 है। तो ये इसका हो गया एलसीएम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से ये चीज समझाई है, इसमें कहीं डाउट रखने लायक नहीं छोड़ा है कि कहीं से भी कोई भी डाउट है। ठीक है, नहीं आ रहा हो, एक बार और देख लेना आप इसको, बिल्कुल कंफर्म आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से कंक्रीट कैसे कर सकते हैं, जब इसका आप एक क्वेश्चन खुद से करोगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन क्या है, तो इसके क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। ये इसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दे रखा है एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल, दो किसी पॉलिनोमियल का एचसीएफ आपको दे रखा है। एलसीएम आपको दे रखा है ऑफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना, फाइंड द अदर। अब ये क्वेश्चन है, ये भी है सर, इसको कैसे करें, तो मैं आपको यहां पर, ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर है एचसीएफ एलसीएम के। सर करा दूं, बिल्कुल करा देते हैं, वरना एक कोर में तो आता ही है। खैर अभी मैं आपको करा देता हूं। जैसे मेरे पास कोई दो नंबर है, दो नंबर है ए और बी। आपने कहा ठीक है, अब इन दो नंबरों का कुछ एचसीएफ आएगा। आपने कहा एचसीएफ आएगा, आपने कहा हाँ, एचसीएफ ऑफ ए और बी, कोई दो नंबर है इनका आएगा एचसीएफ। इन दो नंबरों का एलसीएम भी आएगा, तो आप एलसीएम भी लेके चल लेते हो, ए और बी का एलसीएम भी ले लिया आपने। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है इसमें,
प्रॉपर्टी क्या कहती है यहां पर ध्यान रखना, आगे पढ़ोगे बट इस प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है इसलिए करा दे रहा हूं। प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि अगर आप जो दो नंबर हैं, ठीक है, उनका अगर एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का एचसीएफ अगर प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के साथ, उन्हीं दो नंबरों के एलसीएम से अगर आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब कोई दो नंबर है ए और बी, उनका एलसीएम निकाला, उनका एचसीएफ निकाला और उन्हें प्रोडक्ट कर दिया, तो ये बराबर होंगे किसके, दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ये है एक प्रॉपर्टी जिस पर आगे भी बहुत क्वेश्चन आएंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे आगे भी बनेगा, ठीक है तो खैर हम पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, बट उसमें इसका यूज हो गया तो हमने इसको करा दिया आपके लिए, ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। और आगे और पढ़ना है मुझे अभी इस पे, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। ये तो खाली बस एक शुरुआत है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो क्वेश्चन अगर देखो उसने दे रखा है एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल, उसने आपको देखो यहां पर क्या दे रखा है कि दो पॉलिनोमियल है, एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल आपको दे रखा है कितना, ठीक है, ये रहा। हाँ, टू पॉलिनोमियल का एचसीएफ दे रखा है, वो ये दे रखा है, कह रहा है एचसीएफ तो ये रहा, तो एचसीएफ दो नंबरों का आपको दे रखा है कितना, x-2 और एक दे रखा है x+3, ये भी ठीक हो गया। कह रहा है एलसीएम भी दे रखा है उनका, और एलसीएम कितना है, एलसीएम आपके पास दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर और x+3 और x+1, ये भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला कि एक नंबर जो है इसमें से पॉलिनोमियल का वो ये है, तो एक नंबर जो है वो अगर देखा जाए तो वो x² - x और -2 ये है वो नंबर। आपने कहा ये भी चलो ठीक हो गया। आपसे कह रहा है फाइंड द अदर, तो वो नेक्स्ट वाला क्या होगा, बस वो आपसे पूछा, यानी बी क्या होगा, ये बी क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ये प्रॉपर्टी बता रही है कि आपको ये दो नंबरों को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को आपस में करना है प्रोडक्ट, और ये इक्वल रखना है किसके, ये नंबर और वो जो दूसरा नंबर है बी उसके। तो बस आपको ये सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है कि x-2 इंटू x+3, ये और इंटू आपने करना है x-2 का होल स्क्वायर और x+3 और यहां पर x+1 इज इक्वल टू x² - x-2 और इंटू बी, ये आपने सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व करोगे और अब आपका आंसर आएगा। आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, बिना इसके फैक्टर्स के क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। आपको इसके फैक्टर्स इसको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये आपके लिए इजी सॉल्व हो सके। आगे जाके फैक्टर होंगे, फिर ये कैंसिल होगा, कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, इधर कट हो जाएगा और बी की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसको आप, अगर आपको ये अभी नहीं समझ में भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे वैसे भी आएगा। मैं तो खाली बस एक्सप्रेशन में लगाना सिखा रहा था, अब आप सॉल्व करोगे और आ जाएगा। अभी जैसे ये क्यूब बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल रखोगे आप, तो ये x-2 का आपके पास क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है। x+3 का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इधर क्या है, x+1 है। इधर वाले का फैक्टर करना है और ये चीज इधर डिवाइड में आ जाएगी, क्या b निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा x² - x और माइनस ये क्या आ गया 2, ठीक है। और 2 के फैक्टर आपको करने हैं तो 2 और 1 आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है, बस खत्म। इसको सॉल्व करना है एज अ क्वाड्रेटिक, अभी सिखाई नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं, सिखाएंगे तो फिर वो कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हमने आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया होता क्या है, ठीक है, और उसके ऊपर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड रिमाइंडर एचसीएफ एलसीएम सब करना सिखा दिया एक सिर्फ एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब आता है व्हाट इज इक्वेशन, सर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या चीज होती है ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है इसको समझते हैं। आप जब भी किसी एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन क्या है ये तो हमें पता है सर, ये तो हमें पता ही है। आप जब भी अपने एक्सप्रेशन में इक्वल टू यूज कर जाते हो, इक्वल टू, और इस इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ आप चाहे एक्सप्रेशन रख लो, चाहे दूसरा कोई एक्सप्रेशन रख लो और कोई नंबर पुट कर दो। जब अभी ऐसा होगा कि एक्सप्रेशन के इक्वल टू लग जाता है, तब वो चीज आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, तब उसे बोलते हैं इक्वेशन। नाम में भी छुपा पड़ा है इक्वेट, वर्ड है इक्वेट। एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन आ जाता है देन वो बन जाती है आपकी क्या, इक्वेशन, ठीक है। ये चीज है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। अच्छा सर इक्वेशन का काम क्या होता है, क्या चीज होती है उसको भी समझते हैं। मैंने आपको क्या क्या बता दिया यहां पर कि जब भी आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन होती क्या है,
जब आपके पास एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में लग जाए क्या, इक्वल टू का साइन, और इस तरफ कुछ भी हो, चाहे दूसरा एक्सप्रेशन हो चाहे नंबर हो, कुछ भी हो, इक्वल टू आ गया, तो ये चीज आपकी बन गई इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन होती किस लिए? इक्वेशन होती है कुछ किसी के डायग्राम को, मतलब इक्वेशन से हम ना डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सर किसका डायग्राम? जैसे मुझे लाइन बनानी है, जैसे कि मुझे लाइन बनानी है, जैसे कि मुझे पैराबोला बनाना है, ठीक है, पैराबोला आपको बनाना है, जैसे कि आपको क्या नाम है वो सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है, जैसे कि आपको टेंजेंशियल ग्राफ बनाना है, जैसे कि आपको साइन का ग्राफ बनाना है, जैसे कि आपको कॉस का बनाना है ग्राफ, जैसे कि आपको लॉगरिथम का ग्राफ बनाना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना है। तो जब भी आपको कोई डायग्राम बनाना है या ग्राफ बनाना है, बोलूं मैं ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। आपको हाइपरबोला बनाना है, आपको इलिप्स की बनानी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सारी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, जब आप फंक्शंस एंड ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो ये उसके अंदर आता है, बट हमें तो खैर अभी इक्वेशंस पढ़नी है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें इनके ग्राफ बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मैं वैल्यू पुट करूं और मेरा वो डायग्राम या ग्राफ बन जाए। वही स्ट्रक्चर को हमने यहां पर इक्वेशन को बोला गया है कि वही चीज इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें अभी कौन कौन सी इक्वेशन पढ़नी है जो मेरे अर्थमेटिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं इसीलिए इसकी शुरुआत करी मैंने अलजेब्रा की, ताकि मेरा अर्थमेटिक बहुत अच्छा रहे, ठीक है। अर्थमेटिक में सारे शॉर्टकट्स मुझे पता चलते रहे। तो सर कौन सी है वो इक्वेशन जो अभी मुझे पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन मुझे पढ़नी है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मेरे काम की है, जो मेरे सिलेबस का पार्ट है, लीनियर पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे पास आएगी पैराबोला की इक्वेशन आएगी, पैराबोला की, पैराबोला पढ़ना है। पैराबोला मतलब उसी के अंदर छुपी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात मैं कह रहा हूं। पैराबोला, पैराबोला के अंदर ही आपने पढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पैराबोला के अंदर ही है, ठीक है। ये पैराबोला के ही पार्ट है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये है। और हमें अभी क्या पढ़ना है? और हमें अभी सर्किल नहीं पढ़ना, बाद में जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तब सर्किल और ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी इनिशियल फेज में हमने सिर्फ इक्वेशंस के अंदर इन्हीं पर ही काम करना है, लीनियर एंड पैराबोला, यानी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, इसी पे पढ़ना है अभी। अभी हम इनिशियल वो फेज लेके चल रहे हैं जिसमें आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। जो काम अर्थमेटिक में आना है, जो आगे आएगा फिर हम आगे पढ़ लेंगे इसको, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे अलजेब्रा को हमें पार्ट्स में पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रा आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, ठीक है। इसीलिए वो आपको अर्थमेटिक के साथ सपोर्ट भी देता है। आपने कहा ठीक है। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं लीनियर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि लीनियर में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर? सबसे पहले इसमें लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है। फिर हम उसमें पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, जो मैं कह रहा था इनइक्वालिटी अलग से चैप्टर है, ठीक है। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन हम इसमें देखेंगे क्या होता है, और स्पेशल इक्वेशंस देखेंगे जो कैट का थोड़ा फेवरेट है, ठीक है। कैट की ये दोनों बड़े फेवरेट हैं, एक इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, और आपका स्पेशल इक्वेशन, ये बड़े फेवरेट है। और फिर लीनियर मॉडुलस फंक्शन, जिसमें मैंने आपसे कहा मॉड आप चाहे तो इस चैप्टर के साथ भी पढ़ सकते हो जब लीनियर पढ़ रहे हो, और आप बाद में भी पढ़ सकते हो मॉडुलस एक साथ, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक के साथ अभी मॉडुलस लग के नहीं आता, मॉडुलस अपना ही खुद का अलग चैप्टर है। तो आप इसको दोनों के साथ पढ़ रहे हो कि सर मैं जब इक्वेशन पढ़ रहा हूं तब पढ़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, आप तब भी पढ़ सकते हो, और आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज क्या है? तो सबसे पहले आता है व्हाट इज कॉल्ड योर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और कितने टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है, ये सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या रहता है। सर जी लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वेरिएबल आर टू दी फर्स्ट पावर। सर मतलब इसका मतलब क्या है? इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की, जो वेरिएबल यूज होता है आपका एक्स वाई जेड, उसमें मैक्सिमम पावर आपकी सिर्फ वन होती है, टू नहीं हो सकती कभी आपके, मतलब इसमें स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी क्यूब नहीं होता। वेरिएबल की पावर में टू नहीं लगा होगा, थ्री नहीं लगा होगा, फोर नहीं लगा होगा, ये नहीं लगे होते। तो लीनियर इक्वेशन की पहचान ये है। आपने कहा ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब आपको लाइन बनानी होती है तो आप लीनियर इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। लाइन की इक्वेशन मैंने कहा था ना कि अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो उसके लिए सबकी इक्वेशन है, तो ग्राफ में कभी लाइन बनानी है तो कौन हेल्प करेगा? लीनियर इक्वेशन। आपने कहा ठीक है। अच्छा,
मैंने जो अभी आपको बताया क्या लिखा हुआ है, नो वेरिएबल हैज द एक्सपोनेंशियल अदर देन वन, उसकी पावर कभी वन से ज्यादा हो नहीं सकती। एंड नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, यानी ऐसी उसके अंदर कभी भी एक्स वाई प्रोडक्ट में या स्क्वायर कभी नहीं आता है, ये चीज कभी आपको रखना है ध्यान। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने यहां पर ये चीज पढ़ ली है कि लीनियर इक्वेशन क्या क्या होता है, ये सारी बातें लीनियर इक्वेशन की है। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन कितने टाइप की होती है और कैसी दिखती है। लीनियर इक्वेशन डियर तीन टाइप की होती है, जैसे कि पहला टाइप है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ठीक है, आपको इसमें लीनियर इक्वेशन कितने टाइप की दिखेगी, एक इसमें देखो लीनियर इक्वेशन कितनी दिख रही है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको वेरिएबल। ठीक है, एक ही वेरिएबल है तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, फिर दूसरी टाइप कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है इसमें कितने वेरिएबल्स आपको दिखाई देंगे, टू दिख रहा है आपको, दो वेरिएबल है, एक एक्स दिख रहा है और एक वाई दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। फिर आपके पास आता है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, और तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये आपको तीन इक्वेशन दिखाई देगी। अब मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है इसे सॉल्व करने के लिए। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि यहां पर अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको वन इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, इक्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, वन इक्वेशन रिक्वायर्ड, मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी है, एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे यहां कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको टू वेरिएबल यानी टू इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये ध्यान रखना, जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपका टू इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी, तभी तो आप देखो कि जब टू वेरिएबल होते हैं तो टू इक्वेशनें आती हैं। ठीक है, और अगर थ्री वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे थ्री इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तब आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं ये दे रखा है 2x - 4 = 2, अब अगर आपसे कोई कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप आराम से निकाल दोगे, आपको किसी दूसरी इक्वेशन की जरूरत है ही नहीं। सर क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, जब एक वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। फोर इस तरफ जाएगा, कितना हो गया, सिक्स, और टू से आपने डिवाइड करा, कितना आ गया, थ्री, और देखो सॉल्व हो गई कहानी। आपको किसी दूसरे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ ही नहीं रही है। आपने कहा ठीक है सर, ये यहां से समझ में आ गया। और टू अगर वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास टू वेरिएबल है, जैसे कि आपके पास है 3x और प्लस आपको दे रखा है कितना, 2y - 6 = 0, ये दे रखा है। अब आपने कहा कि इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा सर ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, तभी एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व होगी। अगर आप चाहते हो कि एक्स और वाई आए, तो आपको चाहिए कितनी, टू इक्वेशन चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होने देगा। ठीक है, इस चीज का आपको रखना है ध्यान। ठीक, अच्छा, कैट जो है वो आपका इसी चीज पर गेम खेलता है। मतलब कैट को पता है कि बच्चा बेसिक से करके आया है, तो कैट आपको क्या करता है पता है, आपको ना, जैसे कि टू वेरिएबल है तो ये देगा। ठीक है, और आपको ना सिर्फ एक ही इक्वेशन देगा, ओनली वन, ओनली वन इक्वेशन देगा, ओनली वन इक्वेशन गिवन होगी। और अब आपसे कहेगा कि एक्स और वाई निकालो, ये करेगा। ठीक है, वो ये काम करने लग जाता है कि आपको सिर्फ एक इक्वेशन देगा और कहेगा एक्स और वाई दो, या थ्री वेरिएबल की आपको सिर्फ टू इक्वेशन देगा, टू इक्वेशन देगा और कहेगा एक्स वाई जेड निकालो। तो ये चीज अब बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाती है और यही पेपर में आता है। ठीक है, ये तो कॉमन सारे बच्चे ही निकाल देंगे कि अगर दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है तो सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर दो वेरिएबल की सिर्फ आपके पास एक ही इक्वेशन है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, वो आप ध्यान रखना कि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसके साथ तो नहीं है बट इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसने कहा सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपके पास इफ, अगर आपके पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है एंड ओनली वन इक्वेशन है आपके पास, ओनली वन इक्वेशन ही अवेलेबल है, इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, आपको उसने सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है, तो फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो डियर यहां पर ध्यान रखना, तब x और y की यूनिक आंसर नहीं आते, मतलब आप एक वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, यूनिक आंसर नहीं आते हैं, नॉट। ठीक है, यूनिक आंसर नहीं मिलेंगे आपको। तो सर क्या मिलेंगे,
तब ऐसे केस में एक्स और वाई की आपको ना रेंज मिलेंगे। रेंज मतलब होते हैं मल्टीपल आंसर्स। इसका मतलब होता है मल्टीपल आंसर्स, और यही शुरुआत होती है मैक्सिमम और मिनिमम की। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम आंसर जैसे आपसे बोलेगा कि एक्स के, आपको देखो टू वेरिएबल की एक ही इक्वेशन देगा, आपने कहा हाँ ठीक है एक ही इक्वेशन है। अब आप ना एक ही इक्वेशन कभी भी देगा तो हमेशा ध्यान रखना आपके एक्स के मल्टीपल आंसर्स आते हैं, एक आंसर नहीं आएगा, यूनिक आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पर आपको मिलेंगे क्या, मल्टीपल आंसर्स। और मल्टीपल आंसर जब आपको मिलते हैं तो तब बनता है आपका क्या, मैक्सिमा और मिनिमा। तो कभी भी वो मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता है ना कि ये मैक्सिमा मिनिमा की, तब वो इसी टाइप में मैक्सिमा मिनिमा पूछता है आपसे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सर ये जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यही दे रखा है आपको, 3x + 2y, 2y और -6 = 0, ये दे रखा है मेरे पास। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मतलब ये मुझे सॉल्व करना है और मैं इसे सॉल्व कैसे करूं। तो डियर ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ, तो अब कैसे सॉल्व होगा, एक्स की मल्टीपल आंसर्स कैसे आएंगे, हमेशा ध्यान रखना वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से, जब भी आपके पास टू वेरिएबल की एक ही इक्वेशन है तो आप करोगे वैल्यू पुट। आप चाहे तो एक्स की वैल्यू को पुट करो, एक्स की वैल्यू को पुट करो और वाई की वैल्यू फाइंड करते जाओ, तो वाई आपका निकलता जाएगा। किसी एक को पुट करना है, या तो आप एक्स को पुट कर लो या वाई को पुट करो, दूसरा उसके कॉन्जिक्यूटिवली आंसर देता जाएगा, तो आंसर ढेर सारे आते जाएंगे। जितनी आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे उतने वाई के वैल्यूज आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। और जब ढेर सारे आंसर्स आएंगे, मल्टीपल आंसर्स आएंगे, तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा पूछता है। तो यहीं से आपकी एक बेसिक की शुरुआत होती है। जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम, हमें समझ ही नहीं आ रहा मैक्सिमम मिनिमम क्यों पूछ रहा है। वहीं पर दिमाग स्टार्ट करना चाहिए, यार इसमें बन रही है इक्वेशन, ओके डन, टू वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब है यूनिक आंसर नहीं आ रहा होगा, इसमें एक्स के मल्टीपल आंसर्स आएंगे। कैसे आएंगे, यानी मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो ये देखो, ये आपके लिए पैसेज बनाता जा रहा है, बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो। ठीक है, सेम वे में थ्री वेरिएबल के साथ भी आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही चलेगा। थ्री वेरिएबल में भी वो आपके साथ ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, थ्री वेरिएबल में भी टू वेरिएबल देगा, वेराइटीज अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते हैं और समझते हैं कि क्या, अब सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, ये रहा, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल, एक एक करके पढ़ेंगे, कुछ आपका छूटेगा नहीं, बहुत सिस्टमेटिक वे में लेता हुआ चलूंगा मैं। मतलब आपको कहीं से कहीं तक आगे जाकर जब आप पढ़ लोगे ना ये चीजें, तो कहीं से आपके बेसिक नहीं खराब हो रखे होंगे, बेसिक बहुत स्ट्रांग बना दूंगा मैं आपके, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये हमें मिला है, और जैसे ही ये हमें क्वेश्चन मिलता है हम तुरंत सॉल्व करने लग जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर अटकेंगे क्या, नहीं, देखते हैं जरा इसे सॉल्व करते हैं। जब आपने इसको सॉल्व करा, ठीक है, तो क्या बन गया, ये 3x आया, माइनस यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया, इक्वल टू करा, यहां से आ गया 10, माइनस ये करा तो ये आ गया -4, और प्लस है, प्लस आ गया 3x। आपने कहा ये ठीक है, यहां तक तो बात बन गई। ठीक है, आपने क्या करा, 3x मतलब वेरिएबल वालों को एक साइड लेकर जाते हैं, तो यहां से जब वेरिएबल वालों को एक तरफ लेकर गए तो 6 और ये +12 करा, तो इस तरफ कितना आ गया 18, और वेरिएबल वाले इधर आ गए 3x - 3x, और जो कि आपका हो गया 0 = 18, ये आ गया। सर यहाँ तो x ही गायब हो गया हमारा, अब क्या करा जाए, x गायब हो गया तो अभी बताते हैं x गायब हो गया तो क्या करें। ठीक है, सर जो निकालने बैठे थे वो तो गायब ही हो गया, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आंसर नहीं आ रहा हमारा, तो x ही गायब हो गया। आएगा भी, अब इसको भी सॉल्व करता हूँ, क्या है, ये आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पर कितना आ गया 12 = माइनस ये हो गया आपके पास कितना 10, और यहां से आ जाएगा -2, और प्लस आपके पास आ गया कितना 3x, ये आ गया। फिर से वेरिएबल को एक तरफ ले जाइए और ये इस तरफ आ जाएगा, तो वेरिएबल आपके पास इधर आ गया 3x - 3x, ये बन गया, और इधर बन जाएगा आपका 12 - 12। तो ये कितना हो गया, इधर भी जीरो आ गया और इधर भी जीरो आ गया, सर ये आ गया, तो सर ये एक्स तो इसमें भी नहीं दिख रहा, अब क्या करा जाए। ध्यान से सुनिए, जब आपके पास x नहीं आता है, जैसे कि ये केस है, जब x नहीं मिलता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ ये रहा है फाइंड x, फाइंड x पूछ, फाइंड x रहा है, और x आप निकाल नहीं पा रहे, x वहां से गायब हो गया है, एलिमिनेट हो गया एक्चुअली, जिसको आपने x को फाइंड करना है वही इस क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेट हो गया है, एलिमिनेट हो चुका है x। ठीक है, अब एलिमिनेट हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो x तो एलिमिनेट बैठ गया। जब x एलिमिनेट हो जाता है, ध्यान से सुनना, तब आती है कंडीशन ट्रू फॉल्स की। ठीक है, तब कंडीशन आती है ट्रू एंड फॉल्स की। सर ट्रू फॉल्स की कंडीशन, हाँ बिल्कुल,
जब एक्स एलिमिनेट होता है तब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कैसे, पहले इस कंडीशन को देखो, ये क्या दिख रहा है, एक्स इक्वल टू, एक्स के लेफ्ट में कितना है 0, राइट में कितना है 18, क्या ये ट्रू है कंडीशन या फॉल्स है? 0 बराबर 18 के होता है? आपने कहा नहीं सर ये फॉल्स कंडीशन है, ये फॉल्स है। सर इधर आते हैं, जब भी एक्स एलिमिनेट हो जाता है तो ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन आती है, ये हमेशा ध्यान रखना है, आगे भी काम आएगा। यहां क्या हो गया सर, 0 = 0, तो सर ये क्या कंडीशन है, ये ट्रू है सर, 0 तो 0 के बराबर ही होता है, ट्रू कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब यह है कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन में रखी जा सके। मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है, आप यहां पर कोई x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स वाले में हमेशा ये वाली चीज पिक करते हैं, नो वैल्यू ऑफ x को पिक करा जाता है। और कंडीशन ट्रू का मतलब होता है कि एक्स की सारी वैल्यूज, दुनिया में जितनी एक्स की वैल्यूज है वो सारी इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो कभी भी कंडीशन ट्रू है तो आप उसमें लेके चलते हो, और एक्स की सारी वैल्यूज है मतलब दुनिया में जो भी नंबर है वो एक्स की वैल्यूज है, सब सेटिस्फाइड करेगा, तो यहां पर आंसर हो जाता है इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स। इस चीज को ध्यान रखना, कंडीशन ट्रू में इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स होता है, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ एक्स। और फॉल्स की कंडीशन में होता है नो वैल्यू ऑफ एक्स। ये इजी है, बहुत ध्यान रखना, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं ये, आगे जाकर ये इनइक्वालिटी के अंदर भी आपको दिखता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक भी मैंने आपको ये चीज समझा दी, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये रहा। अब अगर सिंगल वेरिएबल आपसे पूछना है तो कैसे पूछेगा, तो सिंगल वेरिएबल हमेशा पूछता है लैंग्वेज के साथ, क्योंकि लैंग्वेज के साथ ही इशू है, क्योंकि हमें तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, सबसे बड़ा इशू तो यही है। इक्वेशन आपकी बनेगी पर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, तो हमें तो इससे लेकर चलना है, कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व, ये चीज देखते हैं बस। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे, देखो पहला पार्ट होता है लैंग्वेज, क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ के सही से समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं आगे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने सीखा है सिंगल वेरिएबल हो चाहे कुछ हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं क्या। उसने कहा देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, एक ऑफिस है जिसके अंदर कुछ ऑफिसर हैं और कुछ हमारे असिस्टेंट हैं, ठीक है, वो बताया नहीं, कह रहा है, कह रहा है इफ 14 ऑफिसर वेंट ऑन लीव। अब ऑफिसर कितने हैं मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता ऑफिसर कितने हैं। कह रहा है जब 14 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, यानी 14 ऑफिसर कम हो गए, लिखा है, सॉरी 14 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव है, तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। आपसे कह रहा है कि 14 असिस्टेंट, अगर आपके 14 असिस्टेंट कम हो गए, कम हो गए, 14 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, देन एवरी असिस्टेंट हैज टू ऑफिसर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, यानी हर एक असिस्टेंट के हिसाब से दो ऑफिसर बचते हैं। यानी ये जो लाइन है ये आपको ये बता रहा है कि असिस्टेंट और ऑफिसर का मतलब है एवरी असिस्टेंट, यानी हर एक असिस्टेंट के लिए दो ऑफिसर बचते हैं। इसका मतलब रेशो आपको बता रहा है, ये चीज आपको रेशो बता रहा है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया, पहले ऑफिसर कितने थे पता नहीं, असिस्टेंट कितने थे पता नहीं, जितने भी असिस्टेंट है उसमें से कम हो गए 14, और आपके पास अब बचा कितना, 1:2, ये कहना चाह रहा है ये। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, आई होप समझ में बातें आ रही होंगी, बहुत इजी सी है। आफ्टर दैट 45 ऑफिसर चले गए, अब इसके बाद क्या हुआ, 45 ऑफिसर कम हो गए, 45 जितने भी ऑफिसर बचे थे उसमें से 45 ऑफिसर कम हो गए। अब क्या कह रहा है, अब उसने आपसे ये कहा नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि फिर से ऑफिसर और असिस्टेंट की बात करी गई, तो वो आपसे कह रहा है एवरी ऑफिसर, यानी हर एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट बचे हैं, वो ये बताना चाह रहा है। हमने कहा ठीक है, यानी रेशो यहां पर भी है, और यहां पर आपको कितना रेशो है, ऑफिसर का 1 तो असिस्टेंट का कितना हो गया 5। एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर दे रखी है, ठीक है। अच्छा मैंने यहां पर एक रेशो थोड़ा सा वो कर दिया है, यहां पर देखो, पहले वाले में लिखा था ना एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, तो रेशो ठीक कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, इसको रेशो ठीक कर लेता हूं। ये रेशो आपका यहां पर से सही कर लेते हैं, ठीक है, ये दे रखा आपको कि एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर था ना, तो यहां पर ये कर दिया, ये आ गया। ये है हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये है हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज, दैट्स इट। सर इसमें सिंगल वेरिएबल कहाँ छुपा है, क्योंकि पहला स्टेप होता है मैं अपने क्वेश्चन को पढ़कर एक ठीक स्ट्रक्चर बना सकूं। अब आप पढ़ोगे देखो समझ में आएगा। इनिशियली ऑफिसर कितने हैं पता नहीं, ओ मान लिया, असिस्टेंट कितने हैं ए मान लिया, 14 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, बचे कितना है 2:1, 45 गए, बचा कितना है 1:5। सर इसमें सिंगल वेरिएबल कहाँ है, सिंगल वेरिएबल तो हमें नहीं दिख रहा, अब दिखेगा डियर, बिल्कुल दिखेगा, आप ये मान के, और उसने कहा हाउ मेनी असिस्टेंट वर देयर इनिशियली, यानी ये पूछ रहा है ये बताओ कितना है। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे,
मैंने यहाँ पे लगाया एक्स, यहाँ पर लगाया एक्स, आपने कहा ठीक है सर ये एक्स यहाँ ही क्यों लगाया। आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप एक लॉजिकली सोचो, थोड़ा इधर से लेकर आते हैं। मेरे पास आया 2x और 2x में से गया 45, आपने कहा ठीक है। और ये बना ऑफिसर के बारे में, और इसमें है क्या, असिस्टेंट कितने हैं 1x, इसमें से कोई गया नहीं गया। इनका रेशो दे रखा है, जब 2x में से 45 जाएगा और x एज इट इज रहेगा तो इनका रेशो कितना बनेगा, 1:5 बन गया। आपने कहा ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड। इससे क्या निकल आएगा, x। इससे क्या आ जाएगा, x, बस x ही तो निकालना है। एक बार अगर x निकल गया तो फिर असिस्टेंट निकल आएगा, 1x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। बस आपने इतने पोर्शन को समझा। मैंने क्या किया, 2x है ऑफिसर का, ऑफिसर में से 45 कम कर दिया, ठीक है, और असिस्टेंट 1x ही रहने दिया, और इनका जो रेशो है 1:5 लिख दिया। रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, कर दिया हमने, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करा, यहां पर से कितना आ गया 10x, माइनस 45 करा 2, तो ये आपके पास कितना आ गया 225, ऐसा आ गया ये। और इजिकल टू ये कितना आ गया 1x, ये बन गई बात। 225 इस तरफ आ जाएगा, 9 इस तरफ बन जाएगा, तो आपके पास यहां पर बनकर आ गया कितना 9x। और ये आपके पास बन गया कितना 225, ये बन गया आपके पास ये। अब इसके अंदर कोई दिक्कत कुछ है ही नहीं, सीधी सीधी सी कहानी है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 टू आप करोगे 18 और बचा 4 5, तो यहां पर आ गया कितना 25, ये बनकर आ गया 25, और x की वैल्यू 25, और हमें क्या निकालना था 1x। तो 1x सर कितना है, 1x की वैल्यू ऑब्वियस है, x की वैल्यू 25, 1x कितना होगा 25, आपने कहा ठीक है। अब उसने ये पूछा था कि इनिशियली असिस्टेंट थे कितने, आप लॉजिकली बताओ, पहले कितने थे पता नहीं, उसमें से 14 कम हो गए और बचे कितने हैं 25, तो ये इतने होंगे। तो आपने कहा सर इसमें 25 में आपने ऐड कर दिया कितना 14, और आपके पास आंसर कितना आ गया, सीधा सीधा 39, ठीक है, ये 39 आपके पास बनकर आ गया, तो आपके पास 39 है, ठीक है। ये आ गया सर, इसका और मेथड भी है, बिल्कुल है, रेशोज में मैं इसका शॉर्टकट मेथड बिल्कुल आपको बताऊंगा, और इजी मेथड भी है, बट इनिशियली फेस में आप अभी इक्वेशन बना रहे हो, तो इक्वेशन बनानी सीखिए। देखो इस तरीके से ना वेरिएबल्स और इक्वेशन क्रिएट होती है, पर इसमें मेजर रोल लैंग्वेज का है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो ये मुश्किल कर देगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें और समझते हैं, यहाँ पर क्या है, और भी एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। आप देखो ये दे रखा है, ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है। ए हैज twice as many brother as sister, but B has thrice as many brother as sister. How many children does C have? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब मुझे समझना है क्या मुझे लैंग्वेज अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि जब लैंग्वेज समझ में आएगी तभी तो मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। अब समझ ही नहीं आएगा तो फिर कहानी गई, नहीं कर पाऊंगा। आपसे कह रहा है यहाँ ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप मतलब ट्राई करोगे, सारा लैंग्वेज में छुपा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट। आप इसको देखते हैं क्या दे रखा है, कह रहे सी के दो चिल्ड्रन है, ठीक है, एक है ए, एक है ए, और एक है आपका बी। आपने कहा ठीक है, एक है ए और एक है अपना बी, ठीक है, आर द चिल्ड्रन ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ए हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर एज सिस्टर, ठीक है, एंड बी हैज थ्राइस एज मैनी ब्रदर एज सिस्टर। अब ये दे रखा है, अगर इसको देखा जाए तो ए के बारे में उसने क्या लाइन दे रखी है, ए के बारे में अगर आप ये देखो तो, ठीक है, ए के बारे में उसने क्या लाइन दे रखी है, जस्ट गिव मी, ठीक है। ए के बारे में उसने दिया है कि ए हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं। क्या माने इसमें, एक मिनट रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या मानेंगे। वो कह रहे हैं ए के कितने, ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर, जितने उसके जितने भाई हैं वो कितने हैं, जितनी बहनें हैं उसका डबल भाई है। मतलब अब मैं एक मान के चलता हूं, ये जो ए और बी है ना, इसको इस तरीके से मान के चलो कि ब्रदर और सिस्टर्स है, ऐसे मानते हैं कि ए उसमें से कोई है, ए जना कोई है। तो ए क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि जितने उसके भाई हैं, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेटमेंट समझना, हाँ, भाई और उसकी सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स, भाई और सिस्टर की कहानी चल रही है। उसने क्या बोला कि ए हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर, जितने ए के बहनें हैं उसके डबल उसके भाई हैं। अब बहनें कितनी हैं, मैंने माना कि उसकी बहनें जो है वो मान ली एक्स बहनें हैं, तो भाई उसके कितने होंगे, भाई कितने होंगे 2x हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, उसने ही बोला। और वो खुद भी एक, वो खुद भी एक है, मतलब उसकी बहनें अगर एक्स हैं, उसके भाई अगर 2x है, तो उसमें एक वो भी है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बी आता है,
बी हैज थ्राइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर। बी हैज थ्राइस एज मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर एज सिस्टर। अब इसका क्या मतलब है, यानी जितनी उसकी बहनें हैं, जितनी उसकी बहनें हैं उसमें उसके मतलब उसका 3 टाइम्स उसके भाई हैं। आपने कहा ठीक है। तो अब ये लेके चलते हैं यहां पर से, अब यहां पर से समझो, देखो क्या है, जितनी उसकी बहनें हैं, ठीक है बी। अच्छा मैं इसमें एक चीज और, इसमें ना एडिशनली क्वेश्चन पूरा नहीं था, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ए आपका मेल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए, और था भी शायद, पूरा आया नहीं प्रिंटिंग में, कि ए जो है वो मेल है और बी जो है वो फीमेल है, यानी बी सिस्टर कैटेगरी की है और ए जो है बॉयज कैटेगरी यानी ब्रदर कैटेगरी का है, ठीक है। ए पॉजिटिव और बी आपका यहां पर सिस्टर में फीमेल। अब क्या बोला उसने कि जितनी बी की बहनें हैं, अब बी की बहनें कितनी होंगी, आप ये बताओ, सारी सिस्टर्स थी कितनी, एक्स थी। आपने कहा हाँ सर एक्स थी, सारी गर्ल्स थी, एस एक्स मतलब है ऑल गर्ल्स। उस ऑल गर्ल्स में से एक कोई है बी, वो बात कर रही है कि मेरी जितनी बहन है, तो एक कम हो गई होगी यहां पर। अगर यहां पर आप देखो तो अब सिस्टर्स में कितना होगा, सिस्टर्स में टोटल गर्ल्स कितनी थी, एक्स थी, एक वो बोल रही है, बी बोल रही है, तो यानी ये बी की बहनें कितनी बची होंगी, x-1। आपने कहा, उसने ये बोला जितनी मेरी बहनें हैं उसका 3 गुना कर दो, ठीक है, मेरी बहनों का 3 गुना कर दो, उतने मेरे भाई हैं। अच्छा, तो यानी अगर बात करी जाए उसके भाई कितने हैं, भाई अगर देखोगे कितने, एक तो 2x थे भाई, एक तो 2x भाई थे, और एक ये बंदा ए था जो बोल रहा था, तो ये वन एक बंदा हो गया ये। तो उसने ये बोला इस क्वेश्चन में पार्ट में कि जितनी बहनें हैं उन बहनों का क्या कर दो, आप बहनों का कर दो थ्राइस, और वो बराबर है भाई के। तो यहां पर एक सिंपल सी क्वेश्चन उसने बोली है कि भाई की वैल्यू अगर 2x+1 दे रखी है, तो वो सीधा सीधा थ्राइस हो जाएगी किसके, बहनों के, और बहन कितनी है, x-1, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखी है उसने। इसको आपको इसे सॉल्व करना है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा टोटल चिल्ड्रन बता दीजिए कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन बताने हैं। तो ये चीज अगर सारी सिस्टर्स अगर 4 है, ठीक है, और सारे भाई कितने हो जाएंगे, 4 2 8, 8 हो जाएगा, और एक ये वाला पर्सन भी है, एक ये भी तो है, ए वाला जो बोल रहा था मेरे भाई है। तो आपके पास कितने हो गए टोटल, 13 चिल्ड्रन हो गए, तो यहां पर आपके पास आ गया 13 आंसर, ठीक है। मैं इसको एक बार और बता देता हूं, हो सकता है कि आपको ये कईयों को समझ में आया हो, कईयों को नहीं आया, मैं एक बार और बताता हूँ। सी है भाई पेरेंट, और पेरेंट के हैं 2 चिल्ड्रन, एक है मेल एक है फीमेल। मेल अपनी बात बोल रहा है, यानी लड़का अपने बारे में बता रहा है, एक अपने भाई बहनों के बारे में, और एक लड़की भी अपने भाई बहनों के बारे में स्टेटमेंट दे रही है। तो सबसे पहले लड़का बोल रहा है, लड़का क्या बोल रहा है, जितने मेरी बहनें हैं। लड़का बोल रहा है जितनी मेरी बहनें, अब बहनें कितनी है उसकी एक्स मान ली, कह रहा है उसका जो है डबल कर दो, उतने मेरे भाई हैं, वो ए। तो हमने कर दिया, ठीक है। अब बहनें कितनी है एक्स, और भाई उसके कितने 2x, और जबकि सारे उसमें अगर देखा जाए तो वो खुद भी मेल है। तो अगर बॉयज देखा जाए तो बॉयज कितने हो गए उसके फैमिली में, बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए आपके पास 2x+1, ठीक है, 2x+1, और गर्ल्स कितनी हो गई हैं, गर्ल्स अगर देखो तो गर्ल्स कितनी हो गई हैं, आपके गर्ल्स हो गई हैं एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है। अब बहन ने भी बोला, बहन ने बोला जितनी मेरी बहनें हैं, भाई सारी गर्ल्स थी एक्स, उसमें से एक लड़की बोल रही है, तो बहनें अब कितनी बची होंगी, x-1। वो कह रही है जितनी बहनें हैं उसका 3 टाइम्स कर दो, ठीक है, वो मेरे भाइयों के बराबर है। अब भाई कितने टोटल, बॉयज कितने, 2x+1, तो यही हमने किया, यहां से x आ गया और यहां से क्वेश्चन सॉल्व करा। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दिख तो सिंगल वेरिएबल रहा है, बट हो क्या रहा है सिंगल वेरिएबल के साथ, कि वो चीजें जो है वो आपको उस क्वेश्चन के अंदर क्या नाम है, लैंग्वेज से कॉम्प्लिकेट कर रहा है, बन सिंगल वेरिएबल ही रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। क्लियर है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब कहानी लेकर चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर देखो क्या है, ये देखो आप क्या दे रखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, सिंगल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, बहुत कुछ है, PYQs है, इस साल के पेपर के क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अगर तो आप बता सकते हो, ठीक है।